महफिल खास में हम आपके सामने हैं और इस महफिल में आपको सुनने को मिलेंगे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी यादें, पहली मुलाकातों की बातें, कुछ गीत, कुछ नज़में जो कि गुलजार साहब, विशाल जी, रेखा जी सुनाएंगे और फिर हमारे साथ फरमाइश करेंगे इस फिल्म के कलाकार जो कि हमारे साथ यहाँ पे होंगे और अपनी इस कहानी को, कैसे इस कहानी को इन्होंने मुकम्मल किया, यहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से जिनको मैं अब यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन्होंने, जब मैं 10-12 साल का था तो मुझे वो मस्ती दिखाई जो उस समय तक मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं थी, जो कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, गुलजार साहब के ही लफ्ज़ थे और इनका संगीत था। और मैं 12 साल का एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का जो थोड़ा स्कैंडलाइज हुआ कि चड्डी पहन के फूल कैसे खिला है। फिर जब मैं 15-16 साल का हुआ तो मैंने वो दर्द महसूस किया जो मेरे लिए उस समय तक पॉसिबल नहीं था। माचिस का याद ना आए कोई, जब मैंने सुना उस गीत में ऐसा दर्द था जो शायद उस समय तक 15-16 साल का कोई भी बच्चा शायद महसूस नहीं कर सकता। और फिर जब मैं 23 साल का हुआ, मकबूल देखी और मकबूल फिल्म देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदल लिया। मैंने अपना सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ा और मैं यहाँ आ गया। तो वो जो दरिया जो मकबूल के घर में घुसा था, वो दरिया थोड़ा सा मेरे जहन में भी घुसा और उसने कहा कि चल यहाँ से कुछ और कर। तो उस दरिया के क्रिएटर विशाल भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करूंगा, प्लीज यहाँ पर आए हमारे साथ। जी नमस्कार। बहुत ही कैसा दिन है बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो फिल्म मैंने प्रोड्यूस की, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया और मैंने जो भी कमाया ज़िंदगी में वो यहाँ हैं। और आसमान जो कि मेरा बेटा है, उसकी फ़िल्म के लिए मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। और माचिस के वक्त जब म्यूज़िक कर रहे थे हम लोग, तो मैं गुलजार साहब से बहुत सवाल करता था, स्क्रिप्ट को लेके। और क्योंकि शुरू से जब उस फिल्म का बीज पड़ा था कहानियों में, कहानी कर रहे थे, तो मैं तभी से गुलजार साहब से बहुत सवाल करता था। तो डांट भी बहुत पड़ती थी, पर गुलजार साहब ने उस वक्त मुझे एक बात बोली थी कि तुम 5 साल बाद डायरेक्टर बनोगे, जो कि मुझे उस बात का कोई सिर पैर नज़र नहीं आया था कि ऐसा कैसे होगा, पर वैसा हुआ। तो गुलजार साहब फ्यूचर देख लेते हैं, तो और ये हुआ। बहुत पसंदीदा हमारा एक गीत है जो आपने और गुलजार साहब ने बनाया है, बेकरां। तो अगर आप सुनाएं। अच्छा भी हो। ये गाने की भी एक कहानी है बहुत अच्छी। हम लोग गुलजार साहब और मैं हैदराबाद में थे साथ में। तो गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा शौक़ है कि शहर में किसी जाके, तो हम लोग होटल से निकले, हमारी फ़्लाइट शाम को थी। तो हम लोग बोले कि चलो चलते हैं। तो हम गाड़ी में बैठे, तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है। तो गुलजार साहब ने कहा कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं पहुंचना है, तुम बस चलो। तो हम लोग शहर में घूम रहे थे, जिस पे गुलजार साहब ने एक बाद में एक नज़्म भी कही बहुत खूबसूरत। तो उस वक्त ये सात खून माफ़ में बना रहा था और ये एक गाने में फंसा हुआ था। तो गुलजार साहब ने मुझे उस वक्त, उनकी नज़्म की ये 2 लाइनें थी कि एक ज़रा चेहरा उधर कीजिए इनायत होगी, एक ज़रा चेहरा उधर कीजिए इनायत होगी, आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी। क्या बात है। बेकरां है बेकरां, आंखें बंद कीजिए ना,
लेने दीजिए ना, बेकरार है बेकरार, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे हम, सांस लेने दीजिए ना। लिल्ला एक जरा चेहरा उधर कीजिए, इनायत होगी। एक जरा चेहरा उधर कीजिए, इनायत होगी। आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी है। बेकरार है बेकरार, आंखें बंद कीजिए ना, डूबने लगे। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल और पीछे बैठ गई। जी इस खूबसूरत शाम बहुत से लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसी शाम वाकई कभी कभी आती है, जैसे विशाल ने शुरुआत में कहा, बिल्कुल वैसे ही बड़ी ख़ास शाम है ये बेटा मेरा, जिसे मैं हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चल रहा हूँ। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियाँ चढ़ गए। क्या बात है। उतरे नहीं, चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद दे चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती है और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजें और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाएं। ये बड़ा एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूँ जिस खूबी से विशाल ने निभाया है, और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये अर्धांगिनी। देखिए ना आकर तो उन्हें कहना पड़ता है भाई देखो मैंने 50 साल इसी में गुजारे, मैं छोटी फ्रेम पे भी मैं समझ जाता हूँ इसकी क्या होती है। तो जाहिर है कि कहीं ऐसा ना हो कि
मुझे दाना जी बुलाता है वो, क्योंकि मैं एक तरफ से दादा हूँ उसका और एक तरफ से नाना हूँ, तो उसने बड़ा अच्छा नाम दिया दाना जी। तो उसे ये कहीं ऐसा ना हो कि दाना जी किसी बात पे एतराज़ कर जाए, कहीं कुछ बात ये ना कह दें नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये ना कह दें वो, क्योंकि बच्चों का ये हौसला और बच्चों की ये तालीम कि वो बड़ों को नाम ही नहीं कर सकते और उन्हें अपनी तरह चलना है, और जानते हैं हमें भी मालूम है कि भाई वक्त बदल गया है अब। हाय वरना पैरिकोना जी है ना, तो वो हाँ हाय कहते कहते रुकेंगे और आगे पाँव छू लेते हैं। और लेकिन मजे की बात यह है कि भाई पैरिकोना कहना छोड़ दो, हाय पैरी। लेकिन वो शिक्षा, वो तालीम जो उसने हासिल की है, संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है। मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फनकार, उसके टेक्नीशियंस, मैं उन सबको अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन नहीं आप एक से ज़्यादा वहाँ से अब तक कितना आपके अंदर क्या बदलाव हुए कि जब माचिस में विशाल जी के साथ काम कर रहे थे और अब आसमान की फिल्म के लिए विशाल जी के साथ म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ बदलाव जो मेरे अंदर हुए, वो अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफ़ेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए। हम वरना यही कहा करते थे धूप में बाल सफ़ेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है, ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेघना ने, इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियाँ लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं, अब आपको सीधा बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया और देख रहा हूँ इन बच्चों की तरक्की। लेकिन ये म्यूज़िक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज ए लिरिक्स राइटर या एज ए नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा ज़रूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। गाने की फॉर्म बदली है, गाने का बहुत कुछ बदला है। मैं जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में, और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक लेके गई है मुझे विशाल के साथ। मैं अभी तब से कह रहा था, तबू जी से कह रहा था कि पंचम को मुझ पर भरोसा था, वो ट्रस्ट करता था मुझ पे, उसे एतबार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था। तो जैसे मैंने सब जानते हैं वो वाक़या कि जब उठा के उसने वो मैंने लंबी सी वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुन मैसेज भेजा था, कुछ इनकी फरमाइश थी, इनकी पसंदीदा नज़में, तो वो मैं लिया साथ में, और वो आज के माहौल में ठीक फिट भी होती थी। और माहौल में अंदाज़ा ये है कि मतलब जिस तरह के सब्जेक्ट, जिस तरह की बात आसमान अपनी फिल्म में कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे माहौल में है, देखिए हम। और मैं उसी सुर में बात करूं तो बल्कि अच्छा रहेगा। वो अब जैसे
सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना होगा। सुल्ताना डाकू बहुत बड़ा डाकू अपने जमाने का, यहाँ तक कि वो समाज में एक मुहावरा बन गया था कि एक नाम किसी का जो मुहावरा ही बन जाए लोगों में। और जाहिर है कि उसका 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की। अब मैं कोई बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हंसते खेलते बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो सामने है और मैं इन बच्चों से सीख रहा हूँ फ्रैंकली बात कैसे की जाती है। जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की और छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था। बरस तक बेटा मैंने चोरी की, छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था। खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी। खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी, वो भी खत्म हुआ तो फिर सूली का फंदा पहन लिया। इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी, ये याद रहे ओ बेटे को। इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी, ये याद रहे। 6 साल के बच्चे पर लाजिम है, 6 साल के बच्चे पर लाजिम है बाप का पेशा सीखने का आगाज करे। सियासतदान से याद रखो पंगा ना लेना, उसके बच्चे 5 वर्ष से सीखने लगते हैं। ये मेरी ये सुल्ताना डाकू की सिफारिश है। और एक और है सेल्फ मेड। जी मैं वही पुनिया के ये भी माहौल आपके सामने है। पुनिया के खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। वर्किंग गर्ल, वर्किंग लेडीज जो किसान काम करती। पुनिया के खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था। तभी से काम पर लगा हुआ है और कमाई करता है। इस नज्म का नाम है सेल्फ मेड। पुनिया के खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था। तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। भीख में अच्छे पैसे थे। हाथ पांव पे पट्टियां बांध के माँ मंदिर के दरवाजे पर रखाती थी। बाप उठा के ले आता था। अपने दूध के पैसे रोज कमा लेता था। भीख मांग के बीड़ी पीना सीख लिया था। होटल पर बाहर वाले की चाय लेकर ट्रक वालों को जाकर देना, पैसे 2 पैसे की चोरी वहीं पे सीखी। बाद में सीखी हाथ सफाई। बाद में सीखी हाथ सफाई। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। चोरी चकारी तो मामूली फन है, अब हाथ सुपारी लेता है। कानून के लंबे हाथों के वो नाखून काटता है। जुर्म की गंदी गालियों में उसकी 2 नालियां चलती हैं। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है। सेल्फ मेड है कहता है। भूल गया ये बनने में कितने लोगों के हाथ लगे हैं। पूरे एक समाज के सिस्टम ने मिलकर ये कोशिश की, तब डॉन बने हो। सीरियस फिल्म भी उतनी सीरियस है कि दिन तो टोकरी है मदारी की,
पुराना सा एक ख्याल के दिन तो टोकरी हेवादारी की और रात जैसे उसका ढक्कन। हमारे मदारी जिस तरह से बब्बन मदारी था, वो भी इसी तरह की टोकरी लाता था, कोई कबूतर निकालता था। पुराना सा एक ख्याल के दिन तो टोकरी हेवादारी की और रात जैसे उसका ढक्कन। गिरा के ढक्कन तमाशा अपना उठाया बब्बन ने और गली पार कर गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे, मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे अब मदारी मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। किसी नज्म को निकालो तोड़ने लगते हैं खुश्क जर्रे। वो नज्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागजों के अंदर। वो नज्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको। वो नज्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको। वो अब भी जी करता है कि मैं छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है उसमें। मैं खांस लेता हूं सांस में जब अटकने लगते हैं खुश्क जर्रे। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। हमारे घरानों में देखा होगा। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। इसलिए कि इस बार जब वो ओढ़ें नमी न रह जाए पिछली नींदों की कोई उसमें। कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। भरी सी छींक आके रुक जाती है हमेशा पुरानी नज़मों के खोलने से। कभी कभी होती है एलर्जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बर्दाश्त कर ली नज़्में मेरी।